जय हिंद साथियों। देखिए आज फिर से आपके सामने एनटीपीसी प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन लेकर आए हैं और आज की क्लास में हम 16 जनवरी 2021 को सेकंड शिफ्ट में हुए जितने भी मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को बारी बारी से डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन है आने वाले एनटीपीसी एग्जाम के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है प्रीवियस ईयर पेपर का वेटेज काफ़ी रहता है। तो आप ध्यान पूर्वक जो बताते हैं, जो पॉइंट्स बताएंगे उस पॉइंट्स को आप नोट करते जाइएगा और इस प्रीवियस ईयर पेपर करने से आपको एक आइडिया मिल जाएगा, एक अंदाज मिल जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, किस तरीके का क्वेश्चन, किस टाइप्स के क्वेश्चन पूछ रहे हैं एनटीपीसी। तो वो एक आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट होगा। तो देखिए आप में से बहुत सारे छात्र ये भी पूछते हैं कि मैथ और रीजनिंग के लिए क्या करें एनटीपीसी रेलवे के लिए। तो मैं एक ही बात बताता हूँ, इन सभी के लिए प्रीवियस ईयर पेपर कर लीजिए, खास करके मैथ और रीजनिंग के लिए इससे ज़्यादा करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक, ये काफ़ी आपके लिए पूरे कवर हो जाएगा मेरे भाई, आप भरोसा रखिए। देखिए रिपीटेशन बार बार सेम क्वेश्चन का होता है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, यदि x प्लस वाई बराबर 5 और x वाई बराबर 6 है तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने का सबसे बेस्ट जो तरीका है वो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देखिए वैल्यू पुटिंग का यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पे x इंटू वाई दिया हुआ है जो कि 6 दिया हुआ। ठीक, यदि x का मान हम 3 लेते हैं और y का मान 2 लेते हैं जो कि 6 के बराबर आ रहा है। अब यहाँ से भी x और y का मान पुट करते हैं, x का मान 3 रखते हैं और y का मान 2 रखते हैं तो 3 + 2 बराबर 5 आ रहा है। यानी यहाँ पर ये सेटिस्फाई कर रहा है कि x का मान 3 होगा, y का मान 2 होगा। या फिर आप उल्टा भी इसका कर सकते हैं, x का मान 2 भी रख सकते हैं, y का मान भी 3 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो मन करे वो रख लीजिए। प्लस में है था। अब देखिए x का मान क्या रखिए, x बराबर 3 मान लिए, y बराबर जो है 2 मान लिए। तो इसका क्यूब पूछ रहा है, x क्यूब मतलब 3 के क्यूब प्लस 2 का क्यूब पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, 27 हो जाएगा प्लस ये 8 हो जाएगा तो हो जाएगा 35। इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। ठीक, तो यहाँ पर कुछ करना नहीं है, प्लस में था इसीलिए x का मान 2 रखिए, ये 3 बात वही पड़ेगा, लेकिन माइनस में रहता तो चीजें बदल जाती। ठीक, वहां पर ध्यान से देखना पड़ता। तो बहुत ही सिंपल सवाल था, उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। देखिए एक और सवाल है, और देखिए इस तरीके का सवाल ना जाने कितना पूछ रहा है एनटीपीसी। तो इस तरीके का क्वेश्चन आप कसम खा लीजिए एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि मैं बता चुका हूं कि ये क्वेश्चन हर एक सीट में लगभग आ रहा है। बोल रहा हुआ छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 25 जोड़ने पर प्राप्त संख्या जो होगा ना वो 25, 36 और 40 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो जो भी ऑप्शन दिया गया है उन सभी में 25 जोड़िए और जो संख्या आएगा उन संख्या को इन तीनों नंबर से डिवाइड होना चाहिए। तो यदि इसमें 25 जोड़ते हैं, देखिए 2225 में जोड़ते हैं 25 तो कितना हो जाएगा, 2250 हो जाएगा। इसमें 25 जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। और इसमें जो है 25 जोड़ते हैं तो 3750 हो जाएगा। और इसमें जो जोड़ते हैं 25 तो कितना आ जाएगा, 3600 आ जाएगा। ठीक, अब ये जो संख्याएं आ गई है ना मेरे दोस्त, इन सभी संख्याओं को इन सभी नंबर से डिवाइड होना चाहिए। तो देखिए यदि हम ऑप्शन बी को देखते हैं तो ठीक है, ये 25 से डिवाइड हो जा रहा, लेकिन 36 से डिवाइड हो रहा नहीं, हो रहा ना, तो खत्म कहानी, ऑप्शन बी एलिमिनेट कर दीजिए। अब देखिए ऑप्शन ए की तरफ चलते हैं, तो ये 25 से डिवाइड हो रहा, लेकिन क्या 36 से डिवाइड हो रहा, तो बोलिएगा हाँ 36 से भी डिवाइड हो रहा। 36 से डिवाइड होने के लिए क्या है, 9 और 4 से डिवाइड होना चाहिए। और 40 से डिवाइड होने के लिए क्या, 4 और 10 से या 5, 1 मिनट, 8 और 5 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक, तो देखिए हम कोई एक ऐसा नंबर पकड़ेंगे थोड़ा सा हट कर हो, तो हटकर 36 दिख रहा, तो 9 और 4 से डिवाइड, यानी 4 से डिवाइड होने के लिए क्या है, लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होना चाहिए। तो लास्ट के 2 डिजिट क्या 50 जो है 4 से डिवाइड है, नहीं है ना, ये भी एलिमिनेट हो गया। 9 से डिवाइड हो रहा है लेकिन 4 से नहीं हो रहा है, क्योंकि 36 टोटल से डिवाइड करना है, तो 9 और 4 दोनों से होना चाहिए डिवाइड, तो ऑप्शन ए एलिमिनेट। अब ऑप्शन सी की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पर देखिए 3750 है जो मेरे भाई, ये 36 से डिवाइड मतलब 9 से डिवाइड होना चाहिए और 4 से भी।
लास्ट के 2 डिजिट ये भी 4 से डिवाइड नहीं हो रहा तो ये भी एलिमिनेट हो गया, तो लास्ट में बचता ऑप्शन डी ही इसका करेक्ट आंसर हो गया 100%। अब देख लीजिए होता है कि नहीं, क्या ये 25 से डिवाइड होगा, तो देखिए 25 से हो जाएगा, 100% होगा। 25 से डिवाइड होने के लिए लास्ट के 2 डिजिट जो होता है ना वो 25 से डिवाइड होना चाहिए, 25 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक, ये सेटिस्फाई। अब 36 से डिवाइड होने के लिए की चीज तो ऐसे दिख रहा, 36 से ही डायरेक्ट हो रहा, 36 हो रहा ना। अब 40 से डिवाइड होने के लिए देखिए 40 से डिवाइड होने के लिए कट रहा है ना, पूरी कट रहा है 90 बार में, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके इसका क्वेश्चन जब भी आए तो कोई जरूरत नहीं फॉर्मूला याद रखने का या कोई ट्रिक, बस आपको कोई एक क्लू पकड़िए, कोई जो नंबर है उसको एक पकड़ लीजिए, थोड़ा हट कर रहे हैं तो उस हटकर नंबर से को डिवाइड ऑप्शन के माध्यम से बैठा कर देख लीजिए, आ रहा तो निकल जाइए बनाकर जल्दी, सबसे बेस्ट अप्रोच यही है, ठीक। देखिए एक और सवाल है, बोल रहा है यदि a रेशियो b इक्वल टू √7 रेशियो √3 है तो 3a + 2b रेशियो 3a - 2b का मान आपसे पूछ रहा क्या होगा, और ऑप्शन जो है इस तरीके का खतरनाक फॉर्म में दिया होगा। तो कोई बात नहीं, हड़बड़ाना नहीं है। इस क्वेश्चन को करने का 2 तरीका है। सबसे पहले आप a और b का मान यहाँ पर रख सकते हैं यहाँ से, नहीं तो आप कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो जिसको हम बोलते हैं परिमेयकरण या फिर आपको योगांतर निष्पत्ति उसको हिंदी में बोला जाता है, उसके माध्यम से कर सकते हैं, लेकिन उतना करना नहीं, सीधे यहाँ पर वैल्यू पुट कर देना। तो देखिए 3a + 2b बटे 3a - 2b का मान पूछा है ना, तो अब देखिए a और b का मान दिया हुआ √7 रेशियो √3 है ना, तो 3 × a का मान क्या होगा √7 + 2 × √3, उसी तरीके से हो जाएगा ये 3 √7 - 2 √3 हो जाएगा, सिर्फ माइनस यहाँ पे हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। अब देखिए 3 √7 + 2 √3 अपॉन 3 √7 - 2 √3, इसको क्या करिएगा रेशनलाइजेशन कर दीजिए, परिमेयकरण, तो हो जाएगा 3 √7 + 2 √3 बटे 3 √7 + 2 √3। रेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जो नीचे चीजें रहती है ना उसको उसका रिवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। जैसे यहाँ माइनस है ना तो मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस से और डिवाइड भी कर देंगे प्लस से, कोई चेंज नहीं आएगा। देखिए दोनों कट जाता है ना, कोई चेंज नहीं आएगा। तो आप देखिए यहाँ पर करेंगे a + b का होल स्क्वायर है रहा, हम देखिए 2 बार ये चीज है ना, तो a + b का होल स्क्वायर अब निकालिएगा तो 3 √7 + 2 √3 का होल स्क्वायर आएगा मेरे दोस्त, बटे ये कितना आ जाएगा a - b × a + b, a स्क्वायर - b स्क्वायर, तो a स्क्वायर 3 √7 के होल स्क्वायर कितना आएगा 9, मैं कर देता हूँ ठीक, 3 √7 का होल स्क्वायर - 2 √a स्क्वायर - b स्क्वायर हो गया ना इतना। अब देखिए इसको हम कर रहे हैं डायरेक्ट, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, a + b का होल स्क्वायर a स्क्वायर + b स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे 9 × 7 = 63, 63 + 4 = 12, 63 + 12 कितना आ जाएगा मेरे भाई 75 आ रहा, ठीक। 75 + 2ab होता है 2ab, तो 2 × 6 = 12 √21 प्लस 12 √21 आ रहा, ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब बटे a स्क्वायर - b स्क्वायर, 9 × 7 = 63 - 12, 63 - 12 आ जाएगा 51 आ जाएगा, ठीक ना, 51 आ रहा, ठीक। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, यदि हम 3 कॉमन ले लेना, 3 कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 17, ठीक है। 3 कॉमन लेते हैं तो क्या आ जाएगा 25 + 4 √21 बटे ये आ जाएगा 17 आ जाएगा, ठीक। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन इस फॉर्म में नहीं दिया हुआ, कुछ गड़बड़ किया, मिस्टेक किया हुआ, तो 2 तो आ ही नहीं रहा, तो 25 + 4 √21 बटे 17 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक ना। ऑप्शन जो भी दिया हुआ ये गलत फॉर्म में दिया हुआ, ऐसा कुछ होगा नहीं, ऑप्शन देख लीजिए, नहीं से आ ही नहीं रहा। यदि हम करते हैं 21 - 4 17 आ रहा, ठीक, आ सकता है, कोई बात नहीं, बिल्कुल आ सकता है। आप रेशनलाइजेशन फिर इसको भी करना पड़ेगा। देखिए 17 नीचे लाना है ना, तो 17 लाना है आपको, ये तो 17 बिल्कुल भी नहीं, ये माइनस में आ जाएगा क्योंकि इसको रेशनलाइजेशन करिए, a - b × a + b होगा, तो 4 - 21 कितना -17 आ जाएगा, लेकिन -17 हमको लाना नहीं है। अब देखिए ये देखिए ऑप्शन करते हैं तो ये आ रहा है 21 माइनस, ठीक है, 21 - 4 17 आ रहा, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, लेकिन आप इन दोनों को देखिए, ऑप्शन बी और डी को मेरे दोस्त
रुक जाइए, करेंगे, जरूर करेंगे, एकदम यहीं पर करके बताएंगे आपको। यदि यहाँ पर करिएगा 21 प्लस, ठीक है, प्लस में है ना सब, ठीक है, 21 प्लस 4 25 प्लस 4 रूट 21, हाँ यही इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। देखिए परिमेयकरण करिएगा ना, रूट 21 माइनस 2 है ना, तो उधर हो जाएगा रूट 21 प्लस 2 बटे रूट 21 प्लस 2, तो ए प्लस बी इंटू माइनस बी, नीचे 17 आ जाएगा ना, और उधर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी 2 प्लस रूट 21, फिर वही चीज आएगा, रूट 21 प्लस 2 हो जाएगा, ऊपर में परिमेयकरण होगा ना, तो वहां पर दोनों का स्क्वायर करिएगा, तो देखिए 4 प्लस 21 25 प्लस 2ab, 2 इंटू 2 इंटू रूट 21, 4 रूट 21 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा सा दे दिया है घुमाकर क्वेश्चन, कोई हड़बड़ाना नहीं, बस एलिमिनेट करना था। देखिए 2 को कर दिए ना, ए और सी को कर दिए नीचे के माध्यम से, और बाकी बी और डी में देख लिए चेक करके क्या होगा, ठीक। फिर से देखिए रेशियो का क्वेश्चन आ गया, बोल रहा यदि a बराबर 3/7b है तो 8a माइनस बी अपॉन 2a प्लस 3b का मान ज्ञात करना है आपको। तो कुछ नहीं करना है, a बराबर क्या, a बटे b बराबर क्या हो जाएगा, 3/7 हो जाएगा, यानी a का मान 3 होगा, b का मान 7 हो जाएगा, आपको बैठा देना है इसमें अब, ठीक। तो 8 इंटू a का मान क्या हो जाएगा 3 माइनस b का मान कितना हो जाएगा 7 अपॉन 2 इंटू ए का मान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू बी का मान कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो 7 कर दिए। अब ये हो जाएगा 8 या 24 में से 7 गया तो कितना बचेगा 17 बचेगा, यानी 17 बटे 3 दूना 6 6 21 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, यानी 17 बटा 27 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कट नहीं रहा तो यही फॉर्म में रहेगा, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, ठीक। बहुत ही सिंपल सवाल था साथियों। देखिए एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, और ये प्रॉफिट एंड लॉस का, इस तरीके का बहुत सवाल आप देखते होंगे और कंफ्यूज कर जाते होंगे किस तरीके से बनाना। आज मैं वो तरीका बता रहा हूँ, एकदम एडॉप्ट कर लीजिएगा बढ़िया से। और ये क्वेश्चन हम टॉप 100 क्वेश्चन के सीरीज में भी इसका स्थान दिए हैं, और हमेशा शॉर्ट्स में भी बताते रहते हैं। देखिए बोल रहा है एक विक्रेता ने 1 रुपया में 10 की दर से टॉफियां खरीदी, 25% लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपये में कितनी टॉफियां बेचनी चाहिए। तो जब भी ऐसा सवाल रहे ना, तो खरीदता है ना, जो खरीद रहा वो क्या होता है कॉस्ट प्राइस, जो कि कितना होता है 100% मानकर चलते हैं ना बस। अब ये जो कॉस्ट प्राइस होता है ना मेरे भाई, ये होगा रुपया दिया है और दर दिया होगा, तो रुपया को ऊपर में रखिएगा, वस्तु को जो है ना वो नीचे रखिएगा। तो रुपया और वस्तु को मैं लिख देता हूँ, ये रुपया ऊपर में होगा, नीचे में जो होगा वस्तु होगा, ये वस्तु का दर जो भी है, और इन दोनों का रेशियो ही हो जाएगा वो कॉस्ट प्राइस। यदि कॉस्ट प्राइस दिया है तो कॉस्ट प्राइस होगा, सेलिंग प्राइस दिया रहता है, यहाँ पर बेचता है तो सेलिंग प्राइस वही हो जाता है, रुपया और वस्तु का रेशियो, ठीक। ये करना, यानी 100% का वैल्यू 1/10 है, तो आपसे पूछ रहा 25% लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपये में कितनी टॉफियां बेचनी चाहिए। तो 25% लाभ कमाने का मतलब क्या हो जाएगा 125 का मान पूछ रहा ना 125 का मान, तो 125 का मान कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, तो हो जाएगा 1/10 तो होगा ही, ये बटे 100 हो जाएगा, नीचे आएगा डिवाइड इनटू 125 का मान पूछ रहा है, तो 125 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक एक नियम लगाए, देखिए 1% का वैल्यू 1/100 बटे 100 की है, तो 125 का वैल्यू 125% लाभ का मतलब 125, कॉस्ट प्राइस क्योंकि 100% माने, तो 125 का वैल्यू 125 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए क्या हो जाएगा 5 25 4 25, ठीक, 5 दूना 10। अब क्या आया 1/2 गुना 4 8 आया ना, तो 1/8 आया। अब ये क्या आया ऊपर में क्या होगा, क्या लिखे हैं ऊपर में रुपया लिखे, रुपया होगा, नीचे में क्या लिखे वस्तु लिखे, तो वस्तु आएगा। यानी वो 25% लाभ कमाने के लिए उसको 1 रुपया में कितना वस्तु बेचना पड़ेगा, यही 8 वस्तु बेचना पड़ेगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर वही चीज आया, यदि बोल देता 16 वस्तु कितना रुपए खरीदने में उसको कितना, 16 वस्तु बेचने में उसको कितना रुपया मिलेगा, तो 8 वस्तु बेचता है तो कितना रुपया मिलता है 1 रुपया मिलता है, तो 16 वस्तु बेचेगा तो 2 रुपया मिलेगा, ठीक ना, तो 2 रुपया मिलेगा। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपके हाथों में ये आ गया रेशियो, तो ये ध्यान रखिएगा, जो भी होगा रुपया ऊपर में होगा, वस्तु का दर जो होगा नीचे होगा, वही होगा आपका कॉस्ट प्राइस, या फिर सेलिंग प्राइस रहेगा तो सेलिंग प्राइस होगा, ठीक। लाभ पूछे या हानि पूछे इस तरीके से कर देना। जो रेशियो आएगा आपको पता है, ऊपर में रुपया होता है नीचे में वस्तु होता है,
तो यानी 1 रुपया में कहने का मतलब है 8 की दर से, यानी 8 वस्तु बेचेगा, तब जाके 25% लाभ। ठीक, ये तरीका पसंद आया मेरे भाई, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही बढ़िया शानदार ट्रिक बताएं, ठीक, बताइएगा। देखिए एक और सवाल है, बोल रहा 2 जहाज एक लाइट हाउस के दोनों ओर समुद्र में नौकायान कर रहे हैं। जहाजों से जाने पर लाइट हाउस के शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। यदि लाइट हाउस की ऊंचाई दिया है 81 मीटर है, तो पूछ रहा दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या होगा, ये आपको बताना। तो ये हाइट एंड डिस्टेंस का जब भी सवाल आता है तो मैं एक ही बात बोलता हूँ कि सबसे पहले आप फिगर ड्रॉ करने का प्रयास करिए, और फिगर ड्रॉ तभी संभव होगा जब आप क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप पढ़िएगा, और जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे करिएगा, तो आसानी होगी आपको फिगर ड्रॉ करने में। और फिगर बन गया तो आप 90% क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, बाकी 10% जो है वो आप कैलकुलेशन है जो कि आपके हाथों में है। तो सबसे पहले 2 जहाज है, एक लाइट हाउस के दोनों ओर है, समुद्र में नौकायान कर रहा। तो एक लाइट हाउस मान लेते हैं, ये लाइट हाउस है, इसके दोनों ओर जहाज है, 2 जहाज मान लेते हैं, ये है जहाज, ये है, ठीक। और जहाजों से जाने पर लाइट हाउस के शीर्ष का उन्नयन कोण, लाइट हाउस का शीर्ष ये है, इसका उन्नयन कोण जो है इन दोनों जहाजों का दिया हुआ है कुछ इस तरीके का। मान लेते जहाज यहाँ था, एक क्या है 45 डिग्री और दूसरे का जो है ना वो 60 डिग्री है, ठीक। बस अब बोल रहा है यदि लाइट हाउस की ऊंचाई 81 मीटर है, ये 81 मीटर बोल रहा है, तो आपसे पूछ रहा है इन दोनों के बीच का दूरी, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आपको बताना है क्या होगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये 60 डिग्री के सामने क्या होता है, √3 होता है ना, √3 होता है, ये ध्यान रखिएगा। और ये क्या होता है 1 होता है। और 45 डिग्री के सामने क्या होता है 1 होता है ना, 1 होता है। तो ये कितना होता है, ये भी 1। लेकिन हमको बैलेंस करना है रेशियो, ताकि इसका जो रेशियो 45 डिग्री का है रेशियो सेम 60 डिग्री का रेशियो सेम होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर ये 1 होता है, लेकिन ये भी 1, लेकिन √3 है। क्या किया है, √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर भी √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी आप देखिए सही हो जाएगा। 60 डिग्री के सामने √3 है और ये 1, ठीक है। अब 45 डिग्री के सामने ये 1 और ये भी 1 होना चाहिए रेशियो। देखिए √3 बटे √3 1:1 आ रहा, कोई दिक्कत नहीं। अब जो है ना √3 का मान आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ मेरे दोस्त, √3 का मान जो है ना वो 81 दिया हुआ, ठीक। तो 1 का मान कितना हो जाएगा, बोलिएगा 81 बटे √3 आ जाएगा, यानी ये 81 बटे √3 है, ठीक। ये 81 बटे √3 है। तो अब देखिए क्या होगा, 81 बटे √3 और ये कितना हो जाएगा, ये आपका 81 हो जाएगा, ठीक। ये 81 हो जाएगा, ये 81 हो जाएगा ना। अब देखिए आप पूछ रहा है यानी यही 81 प्लस 81 बटे √3 आपको जोड़ना है, तो 81 बटे √3 प्लस ये 81 हो जाएगा। तो यदि 81 हम कॉमन ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस √3 बटे √3 आ जाएगा, जो कि यही आपसे पूछ रहा था। कोई ऑप्शन है 81 कॉमन लेना होना चाहिए, ये तो 18 समाप्त हो गया, ये सिर्फ 81 बटे √3 ये भी खत्म, 81 कॉमन नहीं ये भी खत्म, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 81 है, √3 प्लस 1 बटे √3 है, ये समझ में आया ना। रेशियो बस बैलेंस करना सीखिए, बाकी कोई क्वेश्चन में दम नहीं है, ठीक। देखिए एक और सवाल है, बोल रहा अशोक भाई अपनी मासिक आय का 10% व्यय करते हैं, मतलब खर्च करते हैं, और प्रति माह 5400 रुपए की बचत करते हैं, तो उनकी मासिक आय आपसे पूछ रहा क्या होगा। तो ऑप्शन दिया हुआ है 5400, पहले नंबर तो ये खत्म हो जाएगा, ऐसे ही फालतू का दे दिया है। तो देखिए अपनी मासिक आय का 10% खर्च करता है, तो 10% खर्च करता है तो बचाता कितना होगा, 90% बचाता होगा। और यही 90% जो दिया हुआ है 5400 के बराबर के, बोल रहा प्रति माह 5400 की बचत करता, और यहाँ प्रति माह जो है मासिक आय है ना 10% खर्च करता, तो प्रति माह 90% बचाता होगा, जो कि प्रति माह 5400 के बराबर है। नहीं 5400, 90% का वैल्यू 5400 हो जाएगा। तो उनकी मासिक आय क्या 100% मान कर चलते हैं, मान के चले 100%, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका मेरे भाई 6000 रुपया हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ भी मासिक है
और यहाँ भी मासिक है प्रतिमाह, तो इसको सीधा कर देंगे। यदि वार्षिक कभी कभी दे देता तो वहाँ पर 12 से डिवाइड करना पड़ेगा या 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिस अनुसार क्वेश्चन पूछेगा। ठीक साथियों, देखिए हाइट एंड डिस्टेंस का एक और सवाल आ गया है। बोल रहा 2 मीटर लंबा एक पर्यवेक्षक एक मीनार से 150√3 मीटर की दूरी पर है। प्रेक्षक की आंख से मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो पूछ रहा मीनार की ऊंचाई क्या है। तो सबसे पहले क्या है, 2 मीटर लंबा एक पर्यवेक्षक है। पर्यवेक्षक मतलब एक आदमी समझिए, ये 2 मीटर का है। ठीक, 2 मीटर का एक आदमी है और एक मीनार से 150√3 मीटर की दूरी पर है। तो एक मीनार है, मान लेते हैं ये मीनार है, और इन दोनों के बीच का दूरी जो दिया हुआ 150√3 है। 150√3 मीटर की दूरी पर है ये व्यक्ति। और प्रेक्षक की आंख यहाँ पे होगा। तो आंख से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, मीनार के शीर्ष कौन है, ये है। इसका उन्नयन कोण इसके आंख से जो है ना, वो कितना डिग्री का है मेरे दोस्त, वो है 60 डिग्री का, यानी ये 60 डिग्री है। तो आपसे पूछ रहा है इस मीनार की ऊंचाई क्या होगा। तो देखिए ये जो है 2 मीटर है, तो ये भी 2 मीटर हो जाएगा ना। ये 150√3 है, तो ये भी 150√3 हो जाएगा, होगा ना। अब देखिए 60 डिग्री के सामने क्या होता है, √3 होता है, √3 होता है ना, और ये 1 होता है। यानी 1 का वैल्यू दिया हुआ है, कितना है, 1 का वैल्यू 150√3 है। तो ये √3 का वैल्यू क्या होगा, √3 का वैल्यू क्या होगा, 150√3 इंटू √3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 45 450 मीटर हो जाएगा। ये लंबाई टोटल, यानी 450 यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक, 450 मीटर होगा। अब ये हो गया 450 मीटर। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना, 450 और ये कितना बचेगा, 2 बचेगा। लेकिन आपसे पूछ क्या ना था, टोटल मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगा, 450 प्लस 2 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 452 मीटर का जो है ना, वो मीनार की ऊंचाई होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर समझ में आया, फिर से बता देते। देखिए ये 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर हो जाएगा। ठीक, बराबर। और ये 150√3 है, तो ये भी 150√3 होगा। अब देखिए ये 60 डिग्री है ना एंगल, 60 डिग्री के सामने क्या होता है, √3, और ये 1 होता है। लेकिन 1 की जगह क्या है, 150√3 दिया है। तो 1 की जगह 150√3 है, तो √3 की जगह कितना हो जाएगा, तो √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हो जाएगा √3 इंटू √3 3 इंटू 150 445, यानी 450 हो जाएगा। 450 ये है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, और ये 2 है। टोटल पूछ रहा है ना मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई यहाँ से लेके यहाँ तक होगा ना। तो 450 प्लस 2 कितना होगा, 452 मीटर हो जाएगा मीनार की ऊंचाई। ठीक, देखिए एक और सवाल है, दिखने में छोटा लग रहा है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, हमेशा पूछते रहता है कभी ना कभी। बोल रहा है एक बहुभुज के आंतरिक कोणों की मापों का योग जो है 3240 है। तो पूछ रहा है बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला इसका, n बहुभुज के अंतः कोणों का योगफल होता है, n बहुभुज के अंतः या आंतरिक वही होता है, अंतः कोणों का योगफल होता है, अंतः कोणों का योगफल आप लिख लीजिएगा। इसका फॉर्मूला होता है बराबर n-2 गुने 180 डिग्री होता है। ठीक, तो इन बहुभुज के आंतरिक कोणों का योगफल इतना होता है, जो कि दिया हुआ कितना के बराबर, योगफल यही ना, एक बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग, तो कितना है 3240 है दिया हुआ। ठीक, अब देखिए यहाँ पर कट करेंगे, 1 0 खत्म, 18 गुने 18 324 है ना, 18 बार में कट जाएगा। अब n-2 बराबर कितना आ जाएगा, 18 आ रहा है। तो n बराबर क्या आ जाएगा, 18 प्लस 2 बराबर कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। इसका यानी जो भुजाओं की संख्या होंगे बहुभुज के, वो टोटल 20 भुजा होगा, तब जाके इनके सभी अंतःकोणों का योगफल 3240 होगा। ठीक, तो ये फॉर्मूला है, जरूर याद रखिएगा, n-2 गुने 180 डिग्री होता है। ठीक, देखिए एक और टाइम एंड वर्क का सवाल आ गया है। बोल रहा विकास एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, बबलू उसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो काम कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, ये आपको बताना है। तो जब भी देखिए कोई ए व्यक्ति है, वो x दिन में काम पूरा करता है, और दूसरा व्यक्ति बी है, इसका
सेम काम को y दिन में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर एक साथ काम करेगा ना तो कितना दिन में काम पूरा होगा, तो सीधे x इंटू वाई बटे x प्लस वाई दिन हो जाएगा। ठीक, दोनों मिलकर काम करेगा तो x मतलब ये पहला व्यक्ति कितना दिन में करता है 15 इंटू वाई का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर 10 हो जाएगा, बट ये 15 प्लस 10 हो जाएगा, मतलब 15 गुने 10 बटे क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 25 आ जाएगा। ये हो जाएगा 6 बार में कट जाएगा टोटल, यानी 6 दिन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यानी दोनों व्यक्ति मिलकर 6 दिन में काम को पूरा करेगा। तरीका ये होगा। एक और तरीका आपको बताए हैं ऑलरेडी, रेशियो मेथड। जैसे कौन है विकास नाम का व्यक्ति, ये कितना दिन में काम करता है 15 दिन में, और बबलू नाम का व्यक्ति जो है ये 10 दिन में पूरा कर सकता है। तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे और जो एलसीएम आएगा वही टोटल काम हो जाएगा। तो टोटल 30 एलसीएम आएगा और यही 30 काम करना। तो विकास का एफिशिएंसी कितना आएगा 2 और बबलू का एफिशिएंसी 3 आएगा। तो टोटल कितना काम है 30। दोनों का एफिशिएंसी कितना है 5 की एफिशिएंसी से करेगा तो 6 दिन टोटल काम पूरा करेगा, लग जाएगा टाइम। तो दोनों में सेम आ रहा है ना, तो आपका जो मन करे जो फॉर्मूला ध्यान रखने का हो वो रख लीजिए। ऐसे मेरा सजेशन है कि आप दोनों रखिए, कोई बड़ी बात है नहीं। x इंटू वाई बटे एक्स प्लस वाई। ठीक, देखिए कितना हलवा सवाल पूछा है, इसको बताने में भी लज्जा आ रहा है, मन नहीं कर रहा बताने का। आप खुद बताइएगा इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में। ये तो ऐसे ही ऑप्शन से छट रहा है। एलसीएम पूछ रहा है ना, 1 नहीं होगा, 48 भी नहीं होगा, 65 भी नहीं होगा, यही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। ठीक ना, बताने का मन नहीं कर रहा था, फिर भी आपको लिख कर ये बताना चाह रहे हैं कि देखिए इसका लेवल क्या है एनटीपीसी का। इसीलिए बोलते हैं प्रीवियस ईयर पेपर जरूर करिए। प्रीवियस ईयर पेपर से आपको आइडिया लग जाएगा, अनुमान हो जाएगा एनटीपीसी का मैथ में औकात क्या है, और उसी के अनुसार आप जो है ना तैयारी में लगे रहिए और भरोसा करके प्रीवियस ईयर पेपर कर लीजिए 100%। ठीक, देखिए फिर से एक रेशियो का सवाल आ गया, और वही सवाल है जो ऑलरेडी हम आज के ही क्लास में कर चुके हैं, स्टार्टिंग में किए हैं ना। वहां पर क्या था, ए और बी के फॉर्म में दिया था, यहाँ एक्स और वाई एकदम सेम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो है ना। अब देखिए बोल रहा एक्स रेशियो वाई बराबर 2:3 है, तो 5x प्लस 3y अपॉन रेशियो 5x माइनस 3y का मान क्या है। तो 5 इंटू एक्स का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू वाई का मान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, अपॉन 5 इंटू एक्स का मान 2 हो जाएगा, माइनस 3 इंटू वाई का मान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 5 दूना 10 और 9 3 9 19 बटे कितना हो जाएगा 10 माइनस 9 1 आ जाएगा, मतलब 19 अनुपात 1 आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, सेम क्वेश्चन देखिए कैसे रिपीट करता है, नाम चेंज कर करके यहाँ एक्स के जगह ए दे देगा, कभी पी दे देगा, कभी कुछ और दे देगा। तो प्रक्रिया वही है, लॉजिक वही है, फॉर्मूला वही है, कॉमन बाकी वही अपनाना है। ठीक, देखिए फिर से आ गया एलसीएम और एचसीएफ निकालने। कितना क्वेश्चन रिपीट करेगा पता नहीं। 27 और 81 का बोल रहा है एलसीएम और एचसीएफ निकालना। तो देखिए ऑप्शन पर ही चले जाते हैं। ऑप्शन 27 और 27 दोनों है, ये तो गलत हो गया, क्योंकि रेशियो जब दोनों का सेम रहेगा तभी संभव होगा एचसीएफ और एलसीएम सेम हो सकता है। ठीक, अब देखिए 81 ये भी समाप्त हो गया, 27 का भी। अब 27 और 81 और 81 और 27, यानी एलसीएम आपसे पहले पूछ रहा और एचसीएफ बाद में पूछ रहा। तो एलसीएम इन दोनों का सीधे निकालिएगा तो 81 आ जाएगा, और एचसीएफ निकालिएगा तो 27 आ जाएगा। यानी 81 और 27 जो हो जाएगा वही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, तो आज की क्लास में उम्मीद करते हैं जितना भी क्वेश्चन 13 क्वेश्चन करवाएं सभी के सभी समझ आया होगा, और विश्वास कीजिए सभी क्वेश्चन एकदम ईजी था, सब रिपीट किया हुआ था। जो पिछले सेट में हम करा चुके हैं वही क्वेश्चन का रिपीटेशन। और एक बात ध्यान दीजिएगा, इस एनटीपीसी में अब धीरे धीरे आइडिया होने लगा है आप लोगों को शायद कि इसका वेटेज जो है ना इसमें मैथ का अर्थमेटिक का ज्यादा रहने लगा। हालांकि एडवांस भी पूछता है कुछ कुछ, लेकिन वेटेज किसका है अर्थमेटिक का। जैसे टाइम एंड वर्क का है, प्रॉफिट एंड लॉस का है, रेशियो का है जमकर, एलसीएम और एचसीएफ का, ये कुछ और परसेंटेज का है। ये कुछ ऐसा टॉपिक है ना जिसको बार बार एक सेट में 2-2 क्वेश्चन 3-3 क्वेश्चन डाला जा रहा। देखिए एलसीएम का कितना क्वेश्चन है, एलसीएम एचसीएफ का 2 क्वेश्चन कर लिया ना आज के क्लास में। रेशियो का कितना 3 से 4 क्वेश्चन किया हमने, 3 से किए 3 से 4 क्वेश्चन किए, 3 को तो कंफर्म है हमको पता है, बाकी और हो सकता है 1-2 ध्यान नहीं है। तो इस तरीके के अर्थमेटिक पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ज्यादा खास करके। हालांकि करवा रहे हैं उसका
चैप्टर वाइज भी टॉपिक वाइज भी करा चुके हैं, आप जाकर देख लीजिए। तो जो समझ में नहीं आता है मेरे दोस्त, वो कमेंट बॉक्स में आप बेझिझक कमेंट करके बताइए, भाई हमको यहाँ पर समझ नहीं आया है, इस पॉइंट को कैसे आप बताए हैं थोड़ा सा बता दीजिए। कमेंट बॉक्स में आपको मैं बता दूंगा, नहीं तो आपको मैं टेलीग्राम का पर्सनल लिंक दूंगा, आप उस पर हमसे कॉल करके बात कर सकते हैं या तो फिर चैटिंग कर सकते हैं। ठीक, फिर से नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे साथ में पार्ट 1 हो गया, इसका पार्ट 2। ठीक है ना, तब तक पेशेंस के साथ लगे रहिए, पढ़ते रहिए मन से, और हमेशा से पॉजिटिव माइंड के साथ तैयारी में लगे रहिए। ऐसा मत सोचिए कि वैकेंसी कम है तो सिलेक्शन नहीं होगा, होगा, बहुत है, 11,000 सीट बहुत है। ठीक, उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।